प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साथ ही साथ जबरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज से हम सभी लोग इस चैनल के माध्यम से आरआरबी एएलपी 29/11/2024 के दिन सेकेंड मीटिंग में गणित के सेकेंड मीटिंग में जो प्रश्न पत्र यानी पेपर हुआ था, उस प्रश्न पत्र से गणित के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हल करने वाले। और ध्यान रहे, मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि आज से आपके इस चैनल पर आरआरबी एएलपी से संबंधित गणित के 10-10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करवाया जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो पेपर हो रहे हैं और पिछले जो पेपर हुए थे, उन पेपरों में बस इतना अंतर है कि अंक बदले हैं, थोड़ा सा मैटर बदला है। क्योंकि गणित कहता है कि सवाल वही रहेगा, अंक बदला जाएगा। अंक बदला जाएगा तो सवाल हम लगाएंगे, बिल्कुल भाई, सभी सवालों को हम तैयार कर लेते हैं, फिर उसके ही जैसा प्रश्न पत्र आएगा या उससे मिलता जुलता प्रश्न आएगा तो हम हल कर लेंगे। और गणित में अभ्यास की जरूरत होती है। आप सभी प्रश्नों को हल कर डालें, अभ्यास कर डालें, बहुत सारा प्रश्न हल कर डालें, तो पेपर देने जाएंगे तो आपका पेपर अच्छा होगा गणित के जैसे। तो चलते हैं आज के इस वीडियो में, हम सभी लोग देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। आरआरबी एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट 2024 का ये प्रश्न पत्र है। 2024 के प्रश्न पत्र का ये पहला सवाल हम सभी लोग देखने वाले हैं। तो चलिए, 2024 के प्रश्न पत्र का पहला सवाल है, कह रहा के किस मान के लिए समीकरण, क्या भैया समीकरण इतना बराबर सत्य है। यानी ऐसे कह दें कि 0.009 बटे में के बराबर में 0.1, ये बात समझ में आ जाएगा। 0.1। अब देखो के बटे में है तो के को गुणे में ले लेते हैं और इसको पूरा उठाकर बटे में ले आते हैं। अब देखो, एक अंक से एक अंक का दशमलव खत्म, एक अंक दशमलव और आगे बढ़ जाएगा। अब आ जाएगा 0.09 बराबर के, यानी के का मान आने वाला है 0.09 आने वाला। के का मान 0.09 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 सवाल का उत्तर होगा। यह प्रश्न आपके 2024 में, अभी पिछले वर्ष में जो असिस्टेंट लोको पायलट प्री यानी फर्स्ट पेपर यानी सीबीटी फर्स्ट पेपर हुआ, वहां से ये सवाल पूछा गया, वहां सवाल पूछा गया। तो आपको हल करना है, गणित में आपको हल करना है, अभ्यास करना है, जानकारी को बढ़ाना है, फिर जाकर पेपर देना है। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न कहता है, निम्न व्यंजक को सरल कीजिए। देखिए, एक सामने आपके एक व्यंजक दिया गया है या एक समीकरण दिया है जिसे सरल करना है और सवाल का उत्तर देना है। तो चलिए देखिए, 9 हम इसे कैसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं। इसे लिख सकते हैं कुछ इसके जैसा, 1 0 0 0 0 माइनस अगर हम 8 कर दें तो इसी के बराबर है, ये इसी के बराबर है। अच्छा, इसको लिख देते हैं 10,000 प्लस में 8 लिख देते हैं, तो 10,008 है। अब देखो, a माइनस बी और a प्लस बी, इसका मतलब क्या हो गया, a माइनस बी a प्लस बी मतलब a स्क्वायर और माइनस में b स्क्वायर। अब देखो, 10,000 का वर्ग करोगे तो 4 जीरो के साथ साथ 4 जीरो और बढ़ जाएगा, 1 2 3 4 और 8 अठाई 64 हो जाएगा। तो 64 यहां आकर घट जाएगा और सवाल का उत्तर जाए। देखो, 10 में से 4 गए 6, 9 में से 6 गए 3, यहाँ 9 9 9 9 9 और क्या हो जाएगा 9, तो 2 2 4 2 6 बार 9, उसके बाद 36 देखो यहाँ पर है, यहाँ पर हमें 6 बार 9 चाहिए, 2 2 4 2 6, यानी पहला वाला हमारा ऑप्शन सवाल का उत्तर, ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल, यानी ऑप्शन नंबर 1 पहला सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्या समझ में आ जाएगा। चलो इस प्रकार से, या फिर आप ऐसा भी कर सकते थे कि भैया 10,000 लिख लो, 10,008 में 9992 से गुणा करा दो, तो भी सवाल का उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है
कि इसे सरलीकृत मान बताइए, इसका सरल कीजिए इसे और इसका सरलीकृत मान ज्ञात कीजिए। तो चलो मैं लेता हूं 1 प्लस में कॉस थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा। अब आप देख पा रहे हो कुछ ऐसा, जब भी सवाल मिले तो हर का परमेयीकरण करते हैं, जो चीजें नीचे हैं उसी चीज से ऊपर, बस माइनस है तो प्लस से, प्लस होता तो माइनस से हमें क्या करना होता, गुणा करना होता। लो कर दिए, कोई बदलाव नहीं, लेकिन सवाल का उत्तर लगाने के लिए इतना ही काफी है। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ भी दोनों जगह वही चीजें हैं, यहाँ और यहाँ अलग अलग है, यहाँ a माइनस बी, a प्लस बी। ऊपर देखो लिखोगे 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर लिखने वाले हो, अंडर रूट पहले से है। ये बताओ अंडर रूट में ये सेम रहेगा, 1 प्लस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और यहां देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। देखो स्क्वायर स्क्वायर से वर्गमूल खत्म हो जाएगा, रह जाएगा 1 प्लस में कॉस थीटा, और अपान में साइन है तो दोनों के साइन हो जाएगा, साइन यहां भी और साइन यहां भी। 1 अपान साइन बराबर होता है कॉसेक, और कॉस बटे साइन बराबर होता है कॉट, लेकिन बीच में प्लस है तो प्लस वाला हमारा सवाल का उत्तर यानी ऑप्शन नंबर 2 सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ जाएगी? चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, ए एक निश्चित काम को उतने ही समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर उसे कर सकते हैं। यदि ए और बी मिलकर इसे 10 दिन में कर सकते हैं, सी अकेले इसे 50 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेले इसे कितने दिनों में कर सकता है, यही आपसे पूछा जा रहा। तो मैं आपको बता दूं कि ए किसी काम को जितने समय में करता है, माना यक्स टाइम में करता है, कह रहा है बी और सी मिलकर उतने समय में उनको का उस कार्य को करते हैं, तो माना यक्स समय में ये दोनों भी मिलकर करते हैं। अगली लाइन में कहता है कि यदि ए और बी मिलकर, अगर ए और बी मिल जाएं तो इस कार्य को 10 दिन में कर देते हैं, और सी अकेले इस कार्य को करे तो 50 दिन में करता है। देखिए पहले हम क्या करें, ए बी और सी के तीनों के कार्य की क्षमता निकाल लें, या तीनों के द्वारा कार्य को करने में लिया गया समय निकाल लें। तो चलो माना ए प्लस बी और सी मिलकर किसी कार्य को करेंगे तो 10 गुणे में 50 बटे में 50 10 60। वह मैं सूत्र या ट्रिक लगा रहा हूं कि ए गुणे बी बटे में ए प्लस बी लगा रहा हूं। चलो 0 से 0 कट गया, 2 3 6 2 पंचे 2 25 में 50, यानी 25/3 दिनों में ये तीनों मिलकर कार्य को खत्म कर देंगे। अब भी आप देखो कि तीनों मिलकर 25/3 दिनों में कार्य कर देंगे। यहां देखो फिर से सूत्र लगाओ, पहला ए गुणे में बी बटे में ए प्लस बी यानी 2x, और ये कितने दिन में कर रहे हैं, 25/3 दिन में कर रहे हैं। देखो x से x खत्म, बटे में 2 है तो गुणे में 2 आ गया, x का मान आ गया 50/3 दिनों में यह कार्य समाप्त होगा। किसके द्वारा, चाहे ए के द्वारा देखें और चाहे बी और सी के द्वारा देख लें, लेकिन पूछा है कि बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा। ये बताओ भाई, अब लास्ट चरण आपका है कि बी प्लस सी मिलकर अगर इसे देखें तो देखो बी प्लस सी मिलकर इसे 50/3 दिन में कर सकते हैं, और केवल सी अगर बात करें तो सी इसे 50 दिन में कर सकता है। तो यहां देखो एक दिन का कार्य होगा 3/50 और इनका एक दिन का कार्य होगा 1/50। जैसा कि आपको पता है जब हर समान होता है तो अंश घट जाते हैं, 3 - 1 = 2/50 और 2 25 में 50, यानी एक दिन का कार्य होगा 1/25। क्यों? क्योंकि देखो सी और सी कट जाएगा तो रह जाएगा बी, तो इसे जब पलट देंगे तो बी कार्य को कितने दिन में करने वाला है, 25 दिन में करने वाला है। क्या बात समझ में आ गया?
थोड़ा सा बड़ा सवाल है, समझ में अगर नहीं आया हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर वीडियो को रिवर्स करके पुनः देख लेना ताकि समझ में आ जाए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखो थोड़ा सा बड़ा ये भी लग रहा है, लेकिन ठीक है, अच्छा है। सवाल आया था समय लेने वाला सवाल, काफी लोग इसको गलत कर गए। चलो देखते हैं। कह रहा अर्नव 9 संतरे और 8 केले, अर्नव 9 संतरे और 8 केले 276 रुपए में खरीदता है। तो चलो 9 संतरा, मैंने संतरा बराबर यस रख लिया और केला बराबर के कर लिया। माना एक संतरे का दाम यस रुपया, एक केले का दाम के रुपया। 9 संतरे प्लस 8 केले बराबर 276 रुपए के। फिर कह रहा कि जब एक संतरा का मूल्य 10% कम हो गया और एक केले का मूल्य वही रहता है, तो 5 संतरों और 10 केलों का मूल्य, एक काम कर लो, 5 संतरों 5 संतरा का 90% पर रेट देख लो, क्योंकि 10% कम हुआ है रेट, और 10 केला बराबर 210 रुपए में। यह दूसरा समीकरण हो गया। उसे सरल करो, इसके साथ लाकर हल करो। चलो 0 से 0 कट गया। अगर हम बात करें 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 बटे में 9 बटे 2 से सब में गुड़ा, 2 से गुड़ा, तो देखो 2 से जब गुड़ा हो जाएगा, 2 से गुड़ा हो जाएगा, 2 से गुड़ा, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। 9 यस प्लस 10 दूना 20 और 21 दूना 42, 20 के, आप ऐसे कहो यहाँ क्या आया, 20 के बराबर 420 के। ये बताओ इस समीकरण को उस समीकरण से हल करा देते हैं। 9 यस और प्लस में 8 के बराबर में 276 के, यहाँ माइनस माइनस माइनस, देखो ये कट गया। 20 माइनस 8 बराबर 12 के मतलब केला, और यहाँ देखोगे 10 में से 6 गए 4, और यहाँ 12 11 में से 7 गए 4, 3 में से 2 गया 1, 12 12 में 44, यानी के मतलब केला और केला मतलब 12 रुपया, यानी एक केले का रेट 12 रुपया है। 12 रुपया प्रति केला। क्या ये बात समझ गए ना? अब 12 रुपये प्रति केला, तो 12 × 96 रुपया उधर जाएगा, तो 9 संतरा यस फॉर संतरा बराबर 12 × 96 उधर गया, 276 माइनस 96, तो आ जाएगा भैया कितना, 0 17 में से 9 गए 8 और 1, यहाँ से 9 संतरा 9 दूनी 18, यानी संतरा का दाम 20 रुपया आ गया और केला का दाम 12 रुपया आ गया। कह रहा है कि 4 संतरे और 3 केले, तो भैया 4 संतरा क्या रुपया है, 20 रुपया, प्लस 3 केला क्या रुपया है, 12 रुपया, तो 40, अरे 20 चौके 80 रुपया प्लस 12 तिया 36 रुपया। देखो 8 3 11, यानी 116 रुपया सवाल का उत्तर बनेगा। क्या ये बात तो समझ में आ जाएगी? क्लियर है ना? ऐसे सवाल को आपको लगाना होता है, और क्या रुपया आ जाएगा, 116 रुपया आ जाएगा। बातें समझ गए ना? चलो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका कहता है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा, देखो कितना अच्छा सवाल है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा ऐसे और 22 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से एक ही दिशा में, एक की 40 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है और एक की 22 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है। एक ही दिशा में चल रही 2 रेलगाड़ियां 1 मिनट में एक दूसरे को पार कर जाती हैं। 2 रेलगाड़ियां ऐसे जा रही हैं, एक दूसरे को 1 मिनट में पार कर जाती हैं। कह रहा है कि पूरी तरह पार कर जाती है। यदि पहली रेलगाड़ी की लंबाई 125 मीटर है तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखो बाबू, ऐसे में जब 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में प्रस्थान करें, गमन करें, तो उनकी चालें घटती हैं और लंबाइयां जुड़ती हैं। तो समय बराबर क्या होता है बताओ? समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल। ये बताओ, अब दूरी कितना है? माना पहली रेलगाड़ी की लंबाई 125, दूसरी की यल, दूरी बटे चाल, एक ही दिशा में चलने पर चालें घटेंगी। आपने साइकिल चलाया होगा, अपने मित्र से रेस की होगी, जिसे हिंदी में एकदम शुद्ध तद्भव भाषा में कहे अगड़ौलिया, किए है कि नहीं किए हैं अगड़ौलिया?
जब आप तेज चलेंगे तभी तो आप अगड़ पाएंगे, अगर उससे साथ साथ चलेंगे, उसी की स्पीड में चलेंगे तो अगड़ नहीं पाएंगे। इसलिए देखो दोनों की चालों का अंतर क्या आएगा 18। तो भैया दूरी बटे में चाल और गुणे में बराबर में समय, समय 1 मिनट को हम 60 सेकंड लिख देते हैं। अब ये देखो किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर सेकंड, तो इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। 18 से 18 गया और 5 बटे में तो 5 गुणे में, तो 6 पंचे 30 यानी 300 हो जाएगा। 125 प्लस में यल, 125 प्लस है तो 125 माइनस हो जाएगा, यल बराबर आ जाएगा 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7 और यहाँ 2 में से 1 गया 1। 175 मीटर लंबी रेलगाड़ी दूसरी वाली थी। दूसरी वाली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 175 मीटर है। बोलो बात समझ में आ जाएगा ना। चलो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखो, कह रहा कि 2 उम्मीदवार, देख रहे हो सवाल ना, बहुत बार मैंने अपनी ऑफलाइन क्लास में इससे समझाया, बहुत बार समझाया है और सेम सवाल फंस गया। बताओ अभी यही सोशल प्लेटफॉर्म पर हाईलाइट हुए होते तो दौड़ा के बोलते, चिल्ला कर बोलते कि यह सवाल मेरा फंस रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। गणित में क्या होता है मैं आपको बार बार बताता रहता हूं कि प्रश्न वही होता है, अंक बदल जाता है, या वही प्रश्न उठा के झोंक देता है, ले जाओ लगाओ। ध्यान रहे किसी भी प्रश्न को कितनी स्पीड में आप लगाते हैं एग्जाम हॉल में, घर पर सेल्फ स्टडी वही मायने करता है। बाकी पढ़ने पढ़ाने को वही सारी चीजें पढ़नी है, ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, पढ़ना उतना है जितना आपकी परीक्षा में आता है। हमारे कहने का यही मुख्य उद्देश्य है। चलिए, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया, डाला। 2% मतदाताओं को अवैध मत कर दिया गया, 2% मतदाताओं को अवैध घोषित कर दिया गया। एक उम्मीदवार को 9,261 मत मिले जो कुल वैध मतों का 75% थे। उस चुनाव में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी यही बताना है। यानी उस चुनाव में कुल कितने नॉमिनेट थे, यानी कितने रजिस्टर्ड मतदाता थे। होता नहीं भैया कि कुछ फर्जी वोट पड़ गया, चुनाव हो रहा है कुछ फर्जी वोट पड़ गया, है ना, तो ऐसे में वो मतदाताओं को अवैध घोषित कर दिया गया। चलिए, हम ऐसे में इस सवाल का उत्तर लगाने के लिए नामांकित मतदाताओं की संख्या मान लेते हैं x, और 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया, तो कुल मतदाताओं का 75% मत पड़ा कि नहीं पड़ा? पड़ा। 2% मत अवैध घोषित कर दिए तो कितने वैध घोषित हुए? 98% हुए। और कह रहा कि एक उम्मीदवार को 9,261 मत मिला जो कुल वैध मतों का 75, यानी यही तो वैध मत है, इसका 75% मिला, इसका 75, और कुल मिला कितना? 9,261 मत मिला। हल करो, x का मान अगर ला ले गए तो सवाल का उत्तर हो गए। 25 तिया 75, 25 चौका 100, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 2 दूनी 4, 2 49 में, 49 दूना 98। अब देखोगे कि ये 3 गुणे 49 यहां बटे में आएगा, 3 गुणे 3 यानी हम कर सकते हैं 9, 3 गुणे 3 गुणे में 49 और बटे में ये 2 जीरो और ये 4 दूनी 8 गुणे में 0। चलो यहां देखो x का मान आ गया, इसे हल करो। हाँ, 3 से काट लो, 3 त्रिका 9, नहीं कटेगा 0, 3 अट्ठे 24, 2 26, 3 सते 21, फिर 3 से काट लो, 3 1 का 3 0, 3 दूनी 6, 2 8, 3 9 27, 49 दूना 98, 4 102, फिर 49 1 49। अब देखो 8 1 8 और 8 दूनी 16 के साथ 2 जीरो लगाओगे यानी 16,800 मतदाता उस चुनाव में नामांकित थे। ये बात समझ में आ जाएगी ना? ठीक है, स्क्रीनशॉट लो और सवाल को लगा डालो। चलो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका है
कि किसी सौदे पर 25% और 10% की दो क्रमिक छूटें डैश डैश की एक एकल छूट के बराबर है। तो भैया इस सवाल को लगाने के लिए मैं दो तरीका आपको बता देता हूं। एक तो तरीका आपका बेसिक तौर पर है कि कोई वस्तु 100 रुपए की है और 100 रुपए पर 25% छूट यानी 75% पर मिला, फिर 10% की छूट यानी 90% पर मिला। तो आपको मिला कितने में है? इतने में मिला है। 100 रुपए के सामान पर 25% छूट है, फिर 10% की छूट है, तो मिला कितने में है? इतने में। अगर 100 माइनस कर दें तो आपका प्रतिशत छूट आ जाएगा। चलो 100 से 100 गया, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 2 दूनी 4। आप ऐसे भी कर सकते थे, देखो 2 जीरो से 2 जीरो गया, ठीक है ना। अब आप इसे ना काटो तो बेहतर रहेगा। 9 पचे 45 के 5, 9 सते 63, 4 67, 9 सते 63, 4 67, और कितने अंक पे दशमलव लग जाएगा? 1 अंक पे दशमलव लग जाएगा। और 100 माइनस कर देंगे तो देखो यहां दशमलव लगा और 67 को घटाओ, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, और यहाँ 9 में से 6 गए 3, यानी 32.5% की क्या हुई है? छूट। एक तरीका और आप सीख लो यहीं पर, जब भी ऐसे सवाल हो तो प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100 का नियम लगाते हैं। ट्रिक है ये, मास्टर ट्रिक है, यूनिक ट्रिक है, बहुत विशेष ट्रिक है। इसके माध्यम से बहुत सारे सवाल लगाए जाते हैं। छूट है तो -25 है, छूट है तो -10 है, और माइनस माइनस प्लस बना लेगा। 10 गुणे में 25 बटे में क्या हो जाएगा? 100। 25 माइनस माइनस 10 माइनस 35 हो गया, और प्लस में 0 से 0 कट गया, 1 अंक पे दशमलव लग गया, 2.5। अब बताओ 35 में से 2.5 घटेगा तो 32.5 बचेगा कि नहीं बचेगा? तो 32.5% सवाल का उत्तर हो जाएगा। लगा ले जाओ, खटाखट सवाल को लगाओ, क्या दिक्कत है। चलो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका कहता है कि यदि किसी वितरण, देखो ये सवाल बहुत खतरनाक सवाल है, ये मान के चलो हिकना सवाल है, हिकना जो आपके रेलवे की परीक्षा में पूछा जाए, एकदम हिकना सवाल है ये, मतलब ऐसे सवाल आपकी परीक्षा में जरूर पूछा जाता है, रेलवे की परीक्षा में। देखो कह रहा है यदि किसी वितरण का माध्य इतना है और माध्यांक इतना है तो उस वितरण का बहुलक आनुभाविक संबंध का प्रयोग करके बताना है आपको। आनुभाविक संबंध होता है कि भैया बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये आपको याद रखना है। 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, 3 गुणे माध्यांक बराबर माध्यिका होता है, और माध्यिका बराबर कितना है? 11, माइनस 2 गुणे माध्य कितना है? 8.73। चलो 11 तिया 33 माइनस में 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 के 4, 2 अठे 16, 1 17। चलो यहां लाके घटाओ, 33 में से आपको घटाना है 17.46। चलो घटा लो, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 4 गए 5, यहाँ देखो 12 में से 7 गए 5, और यहाँ 2 में से 1 गया 1, 15.54। 15.54 आपके इस दिए गए प्रश्न का क्या होने वाला है? उत्तर होने वाला। ये बात समझ में आ जाएगी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका कहता है, देखिए कह रहा है एक दीवार जिसकी ऊंचाई उसकी चौड़ाई से 5 गुना अधिक है। एक दीवार जिसकी ऊंचाई उसकी चौड़ाई, चलो मैं ले लेता हूं, ये दीवार की लंबाई है, इसकी ऊंचाई है और इसकी चौड़ाई है। देखो कह रहा है, अब दीवार तो ऐसे ही तो होती है भैया, ऐसे ही तो दीवार होती है, ऐसे दीवार होगी कि नहीं होगी बताओ? ये दीवार, बाकी इसी में ईंट लगे होते हैं, ईंट लगे होते हैं। चलो ईंट को भी बना देते हैं, ईंट को भी बना देते हैं। दीवार आपका बनकर क्या हो गया? तैयार हो गया, दीवार बनकर तैयार हो गया। अभी ईंट इसमें भी लगे होते हैं, बात समझ रहे हैं? सभी तरफ ईंट ही लगे होते हैं भैया, ईंट लगा है, ईंट लगा है और आपका दीवार बनकर तैयार हो गया। समझ गए ना? ऐसे दीवार है आपकी। बोलो बातें समझ में आई? अब देखो क्या कह रहा है,
कह रहा है कि जिसकी ऊंचाई इसकी चौड़ाई से 5 गुना अधिक है, इसकी चौड़ाई माना x तो ऊंचाई कितनी है 5x, चौड़ाई अगर x है तो ऊंचाई कितनी है 5x, और इसकी लंबाई, ये लंबाई ऊंचाई से 8 गुना अधिक है, तो भैया 5x गुणे में 8 यानी 8 पंचे 40x है। कह रहा उसका आयतन, भाई दीवार का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, दीवार का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, बराबर कितना दिया है 12.8 घन मीटर दिया है भैया। तो एक काम कर लेते हैं, चलो कह रहा दीवार की चौड़ाई ज्ञात करो, यानी दीवार की चौड़ाई यानी x का मान ज्ञात करना है। तो बातें आप समझो, लंबाई कितनी है 40x है, चौड़ाई x है और ऊंचाई 5x, बराबर भैया 12.8। ये देखो घन मीटर है, इसलिए इसे हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 और 100 से गुणा कर देंगे, ये अब सेंटीमीटर में हो गया। अब देखो 40 और 5 को उठा के यहां ले आओ, 40 और 5 को उठा के यहां ले आए हैं, और यहां x की 3 घात हो गया। अब देखो दशमलव से एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 20 से पुनः एक जीरो और कट जाएगा, 2 से काट देना, 2 छक 12 और 2 चौके 8, 1 2 3 जीरो रह गया, ले आओ। घन का उल्टा घनमूल होता है, तो x का मान 4 चौक 16 चौका 64 हो जाएगा, और 3 जीरो में से एक जीरो बाहर हो जाएगा, और पहले भी आपने इसे सेंटीमीटर में लगाया है, तो उत्तर किस में आएगा सेंटीमीटर में आने वाला है। सवाल का उत्तर 40 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर है उस दीवार की चौड़ाई। क्या ये बात समझ में आ जाएगा ना? चलिए यहां तक बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो प्यारे साथियों, आपको मैंने बता दिया है कि अब यह YouTube चैनल आपका आपके ALP यानी असिस्टेंट लोको पायलट, ALP यानी असिस्टेंट लोको पायलट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, गणित के प्रश्नों को हल करवाने वाला है। आपको ALP का पेपर देना है 2 और 6 तारीख में CBT 2 को, या फिर आप नई वाली वैकेंसी जो 9000 कुछ पोस्ट फिर से 12 तारीख से ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है, उस CBT 1 को देखना है। तो इस पूरे वीडियो को लास्ट तक मन से देखना है, ताकि आप गणित में फेल ना हो। गणित में फिक्स नंबर आता है भैया, गणित और रीजनिंग ही तो आपका स्कोर बना देता है, क्योंकि GS किसी के बस की बात नहीं है। जो लगातार पढ़ता पढ़ाता रहता तो वो भी अच्छे से अच्छा नहीं कर पाता है, मामला फंस जाता कि कहाँ से पूछ ले। लेकिन मैथ और रीजनिंग इतना अच्छा होता है कि कहाँ से पूछेगा, सिलेबस ही तो पूछेगा, उससे ज़्यादा वो पूछ नहीं सकता। हाँ, अगर 25 सवाल है तो हो सकता है 2-4 प्रश्न आप ना लगा पाएं, लेकिन आप एक अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे यदि आप अभ्यास करते रहेंगे तो। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन यानी घंटा भी दबा दें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक समय से पहुंच जाता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।